अब हम लोग का वीडियो जो स्टार्ट होगा यहाँ से होगा। हम लोग अगला वीडियो में ये कर लिए थे क्या, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, खनिज, लवण। आज पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए सूर्य के प्रकाश अति आवश्यक है। जो प्रकाश संश्लेषण होगा, तो प्रकाश संश्लेषण कौन करता है? पेड़ पौधे करते हैं। तो उसमें कह रहा है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए सूर्य का प्रकाश अति आवश्यक है। इस बात को प्रमाणित करने के प्रमुख सामग्री है, प्रमुख सामग्री है मतलब लेना पड़ेगा आपको। क्या करेगा? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए जो क्रिया है सूर्य के प्रकाश अति आवश्यक है, इस बात को प्रमाणित करना है कि कैसे ही प्रमाणित, ये सही बात है कि गलत बात है। तो सबसे क्या करेंगे, गमले में लगा स्वच्छ पौधा लेंगे, गमले में एक लगा हुआ स्वच्छ पौधा लेंगे, ठीक है। और उसको लेके काले कागज एवं क्लिप लेंगे, स्पिरिट लैंप एवं माचिस लेंगे, एगो स्पिरिट लैंप लेंगे एवं माचिस लेंगे, बीकर लेंगे, अल्कोहल एवं आयोडीन लेंगे। उसके बाद इसका क्रिया विधि करेंगे। क्या क्या क्रिया विधि करेंगे, कैसे करेंगे देखिए। गमले में लगे पौधे को 2-3 दिन के लिए अंधेरे कमरे में छोड़ देंगे। उसे 2-3 दिन कहाँ छोड़ देंगे? अंधेरे कमरे में छोड़ देंगे। पत्तियां स्ट्रिच राहित, ताकि पत्तियां क्या हो, स्ट्रिच राहित हो जाए, है ना। स्ट्रिच राहित हो जाने के बाद उसको बाद क्या करेंगे, पत्तियों को काले कागज के एवं काले कागज एवं क्लिप की सहायता से ढक देंगे। पत्तियों को जो काले कागज एवं क्लिप की सहायता से उसे क्या करेंगे, ढक देंगे, ठीक है। इसके बाद गमले में लगे पौधे को 2-3 घंटे के लिए धूप में छोड़ देंगे। 2-3 घंटा क्या करेंगे, छोड़ देंगे। 2-3 घंटा उसको क्या करेंगे, छोड़ देंगे। पत्तियों को तोड़कर जल से बीकर में डाल देंगे। पत्तियों से तोड़कर कहाँ डालेंगे? जल से बीकर में, और उसमें अल्कोहल मिला देंगे और फिर गर्म करेंगे। अब इस पत्ती को ऊपर आयोडीन के घोल गिराकर देखने से पता चलता है कि पत्ती को ढक गए हिस्सा काला नीला ना होकर सफ़ेद हो, जबकि शेष भाग काला हो जाता है। तो इस बात से प्रमाणित हो जाता है कि प्रकाश संश्लेषण बहुत अति आवश्यक है, ठीक है। तो यहाँ सारा बर्नर है, बीकर है और ये पत्ती है। इसी जो क्रिया विधि हमने की है वो सारा इसमें मतलब यही क्रिया दर्शाया गया है। मतलब ये क्रिया बीकर है, लंप ले लिए, सारा किए, ये पत्ती है, पौधा ले लिए, सारा करने के बाद उसके बाद यहाँ से हम लोग करते हैं। यहाँ से क्या कह रहा है, एक प्रयोग के द्वारा प्रमाणित करें कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन CO2 गैस मुक्त होती है। तो इसके प्रमाणित करने के लिए क्या करेंगे, इसके लिए आवश्यक सामग्री यानी सब सामग्री लेंगे और देखेंगे। पहला में लेंगे बीकर, प्रखनली, जलीय पौधा, हाइड्रिया, कीप। सिद्धांत प्रकाश संश्लेषण एवं जैव रासायनिक प्रक्रिया होती है जिसमें क्या कर, प्रकाश संश्लेषण एक जैविक रासायनिक प्रक्रिया होती है जिसमें पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में CO2 और जल की सहायता से ग्लूकोज का निर्माण करता है। कार्य या क्रिया विधि, तो बीकर में 2 या 3 कप जल लेंगे, हाइड्रा के पौधे को पानी में डालकर कीप से ढक देंगे। अब कीप को जल से भरे प्रखनली की सहायता से सावधानी पूर्वक ढक देंगे। इतना काम में करने के बाद आपको करना क्या है, इतना काम करना है। उसके बाद यहाँ से फिर क्या करना है, धूप में छोड़ने के बाद सर्वेक्षण में जांच पाएंगे कि पत्तियों से ऑक्सीजन की CO2 के बुलबुला प्रखनली में दिखाई दे रहा है। तो ये जितना है देखिए मैंने इसको बनाया है, ये जल है, ये पूरा जल है, जलीय पौधा है इसके बीच में, और ये कीप है। जब यहाँ से करिएगा सारा क्रिया विधि तो आपको ऑक्सीजन यहाँ से दिखाई देगा, और ये क्या है, परख नली है, ठीक है। तो ये तो हमारा 10th क्लास का है। और आगे देखते हैं, यहाँ कह रहा है प्रकाश संश्लेषण की कितनी अवस्थाएं में होती है। प्रकाश संश्लेषण कितनी अवस्थाएं में होती है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया कितने प्रकार की होती है, तो यहाँ 2 प्रकार की होती है। एक है प्रकाशीय क्रिया, फोटो केमिकल रिएक्शन, और प्रकाशीय डार्क रिएक्शन। अब इसको देखेंगे तो कह रहा है प्रकाशीय क्रिया, प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होने वाली क्रिया को प्रकाशीय क्रिया कहा जाता है। जो प्रकाश के उपस्थिति में यानी सूर्य के उपस्थिति में जो क्रिया होती है तो प्रकाशीय क्रिया जाता है। यह संपन्न क्लोरोफिल के ग्रेन भाग में संपन्न होता है। क्लोरोफिल के कौन सा भाग में, ग्रेन भाग में संपन्न होता है, ठीक है। अब यहाँ से अप्रकाशीय क्रिया, प्रकाश की अनुपस्थिति में
अनुपस्थिति अर्थात अंधेरे में संपन्न होने वाली क्रिया को प्रकाशीय क्रिया कहा जाता है, यह स्ट्रीम में संपन्न होता है। उसके बाद यहाँ से उपापचय क्रिया मेटाबॉलिज्म क्या है? सजीवों के शरीर में संपन्न होने वाली सभी रासायनिक प्रक्रिया को उपापचय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उपापचय क्या कहते हैं? उपापचय मतलब सजीवों के शरीर में संपन्न होने वाली सभी रासायनिक प्रक्रिया को उपापचय कहा जाता है। भोजन को पचना है ना, सारा पसीना को निकलना, ये सब क्रिया क्या होगा? उपापचय क्रिया के तहत आएगा बायोलॉजी में। ठीक है, यहाँ यह मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। उपचय, इसमें अणु जुटता है, उपापचय, इसमें अणु टूटता है। तो ये बात लिखिएगा, उपचय पचय क्रिया को प्रकार के होते हैं तो 2 प्रकार के, एक में अणु टूटता है, दूसरा में अणु, एक में अणु जुटता है, दूसरा में अणु टूटता है। तो फिर इसके आगे देखिए, जंतुओं में पोषण न्यूट्रिशन एनिमल है ना, कितने चरण में संपन्न होते हैं? पौधे अपना पोषण के लिए आत्मनिर्भर है, खुद पर वो निर्भर है, खुद अपना भोजन बना लेता होता है, जबकि जीवधारी पेड़ पौधे पर निर्भर होता है। जबकि जीवधारी क्या होता है? जब जीवधारी पेड़ पौधे पर निर्भर होता है, हम लोग भोजन कहाँ से करते हैं? पौधे से प्राप्त करते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ वैसा जीव जो अपना पोषण दूसरे जीवों के से प्राप्त करता है उसे परपोषी या विषमपोषी कहा जाता है। वैसा जीव जो अपना पोषण यानी भोजन दूसरे जीवों से प्राप्त करता है उसे परपोषी या विषमपोषी कहा जाता है। जंतु में पोषण कई चरणों में संपन्न होता है। जंतु में पोषण कई चरणों में संपन्न होता है। जंतुओं का पोषण कई चरणों में संपन्न होता है। तो पहले क्या होता है? अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण जो जंतु चाहे जीव है, जंतुओं के द्वारा भोजन को शरीर के अंदर ग्रहण करने की क्रिया को क्या कहते हैं? अंतर्ग्रहण कहा जाता है। यदि जो भी हम लोग भोजन को मतलब शरीर के अंदर लेंगे तो उसे अंतर्ग्रहण कहा जाता है। पाचन, डाइजेस्ट, पाचन, शरीर के अंदर भोजन के सरल अणुओं में विघटित होना पाचन कहलाता है। पाचन क्या है? जो शरीर के अंदर भोजन के सरल अणुओं में विघटित होना पाचन कहलाता है। उसके बाद अवशोषण यानी एब्सोर्प्शन, एबोरोटेशन है ना, अवशोषण। पाचन क्रिया के फलस्वरूप भोजन के सरल अणु होते हैं, जैसे आंत की दीवार द्वारा अवशोषित होकर रुधिर में मिल जाता है, अवशोषण कहलाता है। उसके बाद स्वांगीकरण क्या है? स्वांगीकरण है 4 नंबर में एसोमुलेटेशन। पोषण के जिस चरण में ऊर्जा का उत्पादन या जीवों के दर के निर्माण होता है उसे स्वांगीकरण कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। उसके बाद बाह्यकरण, स्टूलेशन, भोज्य पदार्थ का मल को रूप में शरीर से बाहर करना ही बाह्यकरण कहलाता है। मल के रूप में जितने भी शरीर के अंदर जो गंदे हैं उसको बाहर करना ही बाह्यकरण कहता है ना। उसके बाद कह रहा कोई वस्तु सजीव है, इसका निर्धारण करने के लिए हम किस मापदंड का उपयोग करेंगे? तो किस मापदंड का उपयोग करेंगे यहाँ देखेंगे। कोई भी वस्तु सजीव है, इस बात को साबित करने के लिए शोषण प्रक्रिया का मापदंड का सहारा लेते हैं। किसका लेते हैं? मापदंड का सहारा लेते हैं, क्योंकि शोषण क्रिया के दौरान ऊर्जा का निर्माण होता है। शोषण क्रिया के दौरान ऊर्जा का निर्माण होता है और हम सभी अपने दैनिक कार्यों को संपन्न करते हैं। तो सजीव होने के निर्धारण किससे करेंगे? निर्धारण जब भी करेंगे तो मापदंड की प्रक्रिया को करेंगे। उसके बाद यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। अमीबा में पोषण किस प्रकार से होता है? अमीबा एक कोशिकीय प्राणी होता है जिसका कोई निश्चित आकार नहीं होता। अब अमीबा क्या होता है? अमीबा एक कोशिकीय प्राणी होता है जिसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है। यह अपना भोजन प्राणी संपोषी के आधार पर सेवल, डायोटम, जीवाणु, विषाणु या कवक के उत्पाद के सहायता से ग्रहण करता है। तो कोशिका क्या है? एक जीवीय पदार्थ है और ये किसके माध्यम से करता है? सेवल लाइफॉर्म के तहत के। अमीबा अपने सतही स्तर पर अंगुलीनुमा जैसे संरचना बनाता है जिसे उत्पाद कहते हैं। यह उत्पाद अपने चारों ओर पेलोटनुमा संरचना बनाता है जिसे फूड
कप कहते हैं। इसकी सहायता से भोजन के चारों ओर से घेर लिया जाता है। उसके बाद खाद्यधानी या रसधानी का निर्माण करता है। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग देख लिए। अब इसके आगे देखेंगे। ठीक है, थोड़ा वीडियो स्टॉप करते हैं। उसके यहाँ क्या कह रहा है देखिए। अब यहाँ से अमीबा अपना शरीर से एंजाइम को स्राव करता है। एंजाइम को क्या करता है? स्राव करता है। अमीबा अपने शरीर से एंजाइम स्राव करता है, जिसे ट्रेस्टीन, एमोलाइज इत्यादि हैं। यह एंजाइम भोजन के पाचन खाद्य रिक्त में होती हैं और इसे प्रकार से अमीबा सारे पोषक तत्व को ग्रहण करके अपचय पदार्थ के छिद्र या रिक्त के सहारे बाहर निकाल देता है और इसी प्रकार से अमीबा अपना पोषण का कार्य करता है। तो ये है अमीबा, ये केंद्रक हो गया, ये अमीबा है। और यहाँ से भोजन यहाँ से करने के बाद क्या हुआ? निकाल दिया। ये रस खाद हो गया, टिकिया हो गया, अमावस्या हो गया। हम शोषण करने के बाद ये पूरा बाहर निकाल देता है ना। अब क्या करेंगे? मानव पाचन तंत्र, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। मानव का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। मानव का पाचन तंत्र प्रमुख अंगों एवं ग्रंथियों को भाग लेता है। तो यहाँ क्या करेंगे? जो मानव है, जितने भी ग्रंथि भाग लेता है, तो पहले मानव तंत्र जो है ना, पाचन तंत्र के उसको देख लेते हैं। मानव पाचन तंत्र किस प्रकार का होता है? तो ये मानव पाचन तंत्र है। ठीक है, ये माउथ है, यानी माउथ यहाँ बना हुआ, लेकिन हमने यहाँ चित्र पा दिए। माउथ है और ये सीनिंग ग्रांड है, मतलब लार ग्रंथि है। यहाँ फूड पॉइंट है, इसे फूड पॉइंट है। ये लीवर है, ठीक है, और ये पित्ताशय है। उसके बाद ये स्टोमक है, ये पेट है, ठीक है। अग्नाशय है, ये अग्नाशय है। स्टेमक छोटी आंत, यही स्टेन। उसके बाद लार्ज, ये बड़ी आंत है। ये जो देख रहे हैं ये बड़ी आंत है, ठीक है। उसके बाद ये लेंस है, बड़ी आंत है। ये रिक्टम है, नलाशय है, ये मलद्वार है। तो ये हमारी जो जितने हैं ना शरीर के अंदर, आप शरीर के अंदर जो भी देखिएगा, तो इसके मुंह है। मुंह से हम लोग कहाँ से लेते हैं? मुंह है, मुंह बना दिए, लेकिन मुंह नहीं बनाया, लेकिन यहाँ से लीवर है। ये सारा हम क्या करते हैं? पित्ताशय है। अब इसके बारे में जितने अंग देख रहे हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये क्या है? तो ये आपका पाचन तंत्र है ना, मनुष्य का पाचन तंत्र है, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है। तो इसी के बारे में हम लोग क्या करेंगे? पढ़ेंगे। तो मनुष्य का पाचन तंत्र डाइजेस्टिव सिस्टम संचित बन गया। तो हमने आपको दिखा दिया। तो प्रमुख अंगों एवं ग्रंथियों को भाग लेते हैं। तो इसमें अब पहला भाग क्या है? मुख गुहा। भोजन पचने की शुरुआत मुख गुहा से होती है। भोजन की पर यह जो मुख गुहा है, पहला सबसे शरीर का पहला भाग जो है मुख गुहा, क्या कह रहा है? मुख गुहा। भोजन पचने की शुरुआत मुख गुहा से होती है। मुंह जिस गुहा में जाकर खुलती है, यानी मुंह जिस गुहा में जाकर खुलती है उसे मुख गुहा कहते हैं। जैसे हमारा शरीर का मतलब जो शरीर हम भोजन खाते हैं, तो मुख गुहा में मुंह जो खुलता है तो उसे मुख गुहा कहते हैं, मुख गुहा कहते हैं। इसे दांत के, जीभ और लार ग्रंथि पाए जाते हैं। मुख गुहा में क्या पाया जाए? इसमें दांत, जीभ और लार ग्रंथि पाई जाती है, ठीक है। इसमें दांत के कार्य भोजन का छोटे छोटे टुकड़े में बांटना टुकड़े में बांटना और लार ग्रंथि से लार स्रावित होता है। लार ग्रंथि से क्या होता है? लार स्रावित होता है, जिसमें जीव भोजन को मिलाने का कार्य करता है। जिसमें जीव क्या करता है? भोजन को मिलाने का कार्य करता है ना। उसके बाद 1 नंबर हो गया, मुख गुहा समझ में आ गया। यहाँ से आप पढ़ेंगे ग्रस नली। 2 नंबर में ग्रस नली, यह नली के आकार की संरचना की होती है, जो भोजन के अमाशय में भोजन कहाँ जाता है? मुंह से मुख गुहा से जाता है ग्रस नली या नली के आकार की संरचना की होती है, जो भोजन के अमाशय में भेजने का कार्य करता है। यह किसी भी एंजाइम का स्राव नहीं करता है। तो ये पाइप टाइप का होता है, जो हम दिखा रहे हैं, तो ये पाइप टाइप का होता है ना। ग्रस नली या नली के आकार की होती है, और जो भोजन के अमाशय में, मतलब मुख गुहा से भोजन को कहाँ जाता है? ग्रस नली के माध्यम से अमाशय तक भेजता है। ये किसी भी एंजाइम का स्रावित नहीं करता। ये नाली में कोई भी एंजाइम नहीं थे। अब अमाशय में पढ़ेंगे। अमाशय, ग्रसनली के आगा थैलीनुमा संरचना का अमाशय कहा जाता है। ये अमाशय कहा जाता है, जिसे आकार अंग्रेजी के जे आकार का होता है। अंग्रेजी के कैसा होता है? जे आकार का होता है। अमाशय में भोजन 3 से 4 घंटा तक रहता है। अमाशय में भोजन कितना घंटा रहता है? 3 से 4। अमाशय में गट लुई पदार्थ का काइम कहा जाता है, जबकि तरल पदार्थ को चाइल कहा जाता है। अमाशय में पेप्सिन और लाइपेज एंजाइम का स्राव होता है। अमाशय में क्या होता है? पेप्सिन और लाइपेज
का क्या होता है, एंजाइम का स्राव होता है। तो अमाशय में क्या होता है, ये अमाशय में जानते हैं मतलब ये ग्रसनली के आगे थैलीनुमा होता है। ग्रसनली जो होता है पैप से आता है, तो उसमें ये भोजन जे आकार का होता है। इसमें 3-4 घंटा भोजन रहता है और लुई का पदार्थ का रहता है, मतलब लुई नियर रहता है। लुई पदार्थ को क्या कहते हैं, काइम कहा जाता है, जबकि तरल पदार्थ को चाइल कहा जाता है। अमाशय में पेप्सिन और लाइपेज एंजाइम का स्राव होता है। तो पेप्सिन और लाइपेज एंजाइम का स्राव होता है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद हम आगे देखेंगे, इसमें देखेंगे छोटी आंत, यह आहार नल के सबसे लंबा भाग होता है। तो समझ रहे हैं, छोटी आंत यह आहार नल का सबसे लंबा भाग होता है, जिसकी लंबाई 6 से 7 मीटर होती है। जी, इसकी लंबाई कितनी होती है, 6 से 7 मीटर होती है। भोजन के संपूर्ण पाचन छोटी आंत के इलाइम भाग में होता है। जो इसका सभी शरीर का जितना भोजन क्या होता है, 6 से 7 मीटर होती है। भोजन के संपूर्ण पाचन छोटी आंत के इलाइम भाग में होता है। इलाइम भाग में अंगुलीनुमा जैसी संरचना होती है। इलाइम भाग में क्या होती है, अंगुलीनुमा जैसी संरचना होती है। अब इसके बाद छोटी आंत हो गया, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बड़ी आंत। बड़ी आंत, इसकी लंबाई 1.5 से 2 मीटर तक होती है। इसकी ज़्यादा लंबाई नहीं होती, 1.5 से 6 मीटर होती है। इसमें भोजन का पाचन नहीं होता है, इसमें भोजन का पाचन नहीं होता है। यह जल के अवशोषण का कार्य करती है। यह क्या करती है, जल का अवशोषण का कार्य करती है और अपचय पदार्थ को गुदा द्वार या मल द्वार के सहारे बाहर निकाल देता है ना। यहाँ अवशोषण के बाद ये गुदा द्वार या मल द्वार के बाद बाहर कर देता है ना। उसके बाद यहाँ से पढ़ेंगे अमाशय। अमाशय में HCl, अमाशय में HCl अम्ल की, अमाशय में HCl अम्ल की यह क्या भूमिका है ना, HCl की क्या भूमिका होती है, अमाशय में HCl की क्या भूमिका होती है, उसके बारे में देखेंगे। तो अमाशय में HCl के अम्ल की बहुत बड़ी भूमिका होती है। यह हमारे शरीर से प्रतिदिन 3 से 4 लीटर 3 लीटर स्रावित होता है। यह हमारे शरीर के अंदर में क्या होता है, 3 लीटर स्रावित होता है, जिसके प्रमुख कार्य हानिकारक जीवाणु को नष्ट करना और रोगों से सुरक्षा प्रदान करना। अमाशय में जठर ग्रंथि से जठर रस तथा पेप्सिन एंजाइम का स्राव होता है। पेप्सिन के स्राव होता है, ठीक है। पेप्सिन स्राव होता है जो प्रोटीन की जटिल अणुओं को छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ देता है, जिसे प्रोटॉन कहते हैं, है ना। तो ये हमारा अमाशय में HCl का क्या बहुत सारी भूमिका होती है। तो ये क्या करती है, जो जीवाणु नष्ट होता है, जो हानिकारक होता है, उसे क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके बाद पौधे में गैसों के आदान प्रदान कैसे होता है। तो पौधों में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है उसको देखेंगे। तो क्या कह रहा है, विसरण विधि द्वारा पौधों में गैसों का आदान प्रदान होता है। तो विसरण विधि द्वारा, किस विधि द्वारा, पौधों में गैस का आदान प्रदान कैसे होता है। तो विसरण विधि द्वारा पौधों में गैस का आदान प्रदान किया जाता है, जिसमें पौधे की पत्ती पाए जाने वाले स्ट्रोमक इसके अलावा छाल गैस के आदान प्रदान में सहायक साबित होता है। तो गैस के पास है। उसके बाद रसरोहन क्या है, जड़ में पाए जाने वाले जाइलम, जड़ में पाए जाने वाले जाइलम उर्तक के द्वारा मिट्टी में उपस्थित खनिज लवण को निरंतर ऊपर चढ़ने की प्रक्रिया को रसरोहन कहा जाता है। तो ऊपर चढ़ने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, इसमें जाइलम भाग लेते हैं, रसरोहन प्रक्रिया कहता है। उसके बाद सहजीवी क्या है, सहजीवी क्या है, तो 2 जीवों के बीच परस्पर वैसा संबंध जिसमें दोनों जीव का लाभ होता है उसे सहजीवी कहलाते हैं, जैसे भैंस और कौवा, कबक और शैवाल। उसके बाद यहाँ एक और है दंत क्षरण क्या है, पानी में क्लोराइड की मात्रा बढ़ जाने से अनेक जीवाणु कोशिका भोज्य पदार्थ के साथ मिलकर दांत पर चिपक जाता है और दांत की संरक्षण करना शुरू कर देता है। चूँकि भोजन अम्ल से अभिक्रिया कर दे कि दांत के परत को मुलायम कर देता है ना, इसी को ही दंत क्षरण कहते हैं, इसी को दंत क्षरण कह देते हैं। तो वीडियो अब क्या हो जाएगा, ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो इससे बाद जितना हम लोग इस पढ़े हैं, अब जो क्वेश्चन होगा ऑब्जेक्टिव करेंगे और ऑब्जेक्टिव को देखेंगे, ठीक है। तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, अब ज़्यादा लंबा होने के बहुत ज़्यादा लंबा होगा, इसलिए वीडियो को यहीं एंड करते हैं, फिर अगला वीडियो में मिलेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।